वेलकम फ्रेंड, मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो चलिए, और सीरीज अपना चल ही रहा है और वन शॉट में आपका ये सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स में अपना लेकर आया हूं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्स के बारे में हमें चर्चा करना है और एक डिटेल चर्चा करेंगे और बेहतर चर्चा करने वाले हैं। पूरे जोश के साथ आप लोग जुड़िएगा और कमेंट करते रहिएगा। जो दिक्कत होगी आपका क्वेरी क्लियर करते चलूंगा, और कोई समस्या आएगी तो आप जरूर कमेंट पुट करिए, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और मिलते हैं। चलिए, टाइम नहीं गवाएंगे और अपना चैप्टर क्लियर आउट करते हैं और जानते हैं। देखिए, एक शॉट में आपका ये वाटर रिसोर्स पूरा चैप्टर क्लियर मैं कर दूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दीजिए, काफी लोगों तक पहुंचा दीजिए, जिससे सभी लोग जुड़ जाए और ये इंपॉर्टेंट क्लास उन तक पहुंच पाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे भाई। जो भी जानते हैं हमें वो जुड़ जाइए, जो नहीं जानते वो भी जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं जानते वो जान भी जाएंगे और जो जानते हैं उनकी बात ही अलग है ना। तो कहना था कि जो जानते हैं वो मानते हैं और जो नहीं मानते वो जानते ही नहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वाटर रिसोर्स, व्हाट इज वाटर रिसोर्स, एवरीथिंग मैं अपने प्रॉस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आगे ले चलूंगा और दिखाता हूँ क्या कैसे हमने आज तैयार किया अपना कंटेंट, और पढ़ते हैं। चलिए, देखिए अपना टॉपिक है वाटर रिसोर्स, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स। पहले इंट्रोडक्शन जान लेंगे बेटा क्या है। जैसा कि मैं बताया, 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एज वी नो एवरीवन। जैसा कि हमको पता है, पूरे अर्थ की अगर बात करते हैं तो 3 भाग में अगर देखा जाए, 3 पार्ट में आपको वाटर देखने को मिलता है और 1 पार्ट में आपको लैंड सरफेस एरिया देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं अबाउंडेंस ऑफ वाटर है। तो बताया जा रहा है बट ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द इज यूजेबल। भैया लेकिन हाँ, ये भी तो है ना, मतलब 3 पार्ट में आप ये देखते हो कि बेटा वाटर अवेलेबल है, लेकिन क्या वो यूजेबल है या नहीं है, क्या उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं, कुछ ही पार्ट हमारे पास है जिसका हम यूज कर पाते हैं और उसको जानते हैं सर क्या क्या कैसे है। देखिए, मैं अपने तरफ से बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, बट जो मैंने पीपीटी तैयार किया है इसमें भी हमारी ही बातें हैं, और जो भी चीजें मैं बताना चाहता हूँ, दरअसल क्या है कि बताते समय कुछ चीजें स्किप हो जा रही है ना, तो हमने लिखकर इसको नोट बनाया और नोट बनाकर हमने कहा कोई भी चीज स्किप ना होने पाए, आराम से सोच करके इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या है। ठीक बेटा, चलिए ठीक भाई, वीडियो शेयर करते रहिए आप लोग और कमेंट करते रहिए, हाँ, हमारा हौसला बना रहेगा। ठीक, क्या है सर, यूजेबल पार्ट की अगर बात करते हैं, कुछ सरफेस रन ऑफ वाटर है और कुछ है ग्राउंड वाटर है। हम देखते हैं क्या क्या है। रिन्यूएबल बाय द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अच्छा, ये जो वाटर है इसको हम लोग रिन्यू करते रहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के माध्यम से, जिसे वाटर साइकिल भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कमी क्यों है, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमारे सामने है, फिर भी हमें वाटर की कमी क्यों देखने को मिलती है, स्कार्सिटी हमको देखने को क्यों मिलती है इसकी। बताया जा रहा है 96.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इन ओशियन एंड ओनली 2.5 इज फ्रेश वाटर। 96.5% जो वाटर है बेटा वो ओशियन में हमारे पास है, और बताया 2.5% जो वाटर है वो हमारे पास फ्रेश वाटर के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं, क्या है, ओनली 70% ऑफ फ्रेश वाटर ऑकर्स इन आइस शीट एंड ग्लेशियर्स फॉर्म में। भैया अब 2.5% का 70% केवल आइस शीट और ग्लेशियर के फॉर्म में हमको देखने मिल रहा है ना सर। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया लगभग 4% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन हर साल रिसीव करता है, और जो इंडिया का रैंक 133 है इन टर्म ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन एनम। ठीक है, पर पर्सन पर एनम की बात बताई जा रही है। अगर देखा जाए तो वो 133 रैंक पे हमारा इंडिया आता है, कि मतलब एक व्यक्ति के लिए पर एनम में कितना वाटर अवेलेबल है। इस मामले में हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है बेटा 133 रैंक पर आता है। आगे भी बात करेंगे सर, इसके अलावा भी क्या है। टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड एट द 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। बाय 2025 की अगर बात करते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ विल फेस एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। अगर देखा जाए 2025 का जो डाटा हमारे पास है, उसमें आज के समय, अगर हम आज की बात करते हैं बेटा, तो आज के समय में ऑल ओवर इंडिया की हम बात करते हैं, नॉट ओनली इंडिया की बात करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं, सभी को वाटर स्कैर्सिटी फेस करने को मिल रहा है। सभी वाटर स्कैर्सिटी फेस कर रहे हैं बेटा, पानी की कमी सबके पास है और हर एक क्षेत्र में पानी की कमी देखने को मिल रही है बेटा। तो उसको भी हम क्लियर आउट करते हैं क्या चीजें हैं कैसी। और अपना ये देखिए, ये आप नोट्स बनाते चलेंगे भैया। देखिए, ये नोट्स नहीं है,
ये आपका समझ जाइए एकदम शॉर्ट नोट और बेहतर नोट आपके लिए है बेटा। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ नहीं है। इतना जो बच्चा पढ़ कर गया वो सारा चीज क्लियर आउट कर लेगा। ठीक बेटा, चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे सर। इसके बाद क्या है बेटा, वाटर स्कैर्सिटी का फर्स्ट फेज हम लोग देखते हैं ना, क्या क्या कारण है। फर्स्ट रीजन अगर हम लोग देखें तो क्या है वो सर, वाटर स्कैर्सिटी फर्स्ट फेज, अबाउंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर की अगर बात करते हैं बेटा, हाउ कैन बी, जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, पहला अगर प्रोस्पेक्ट देखा जाए तो हमारे पास पहली चीज पर्याप्त मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है वाटर, है ना, और ये रिन्यूएबल भी है। इसके बावजूद भी हमारे पास क्यों इसकी स्कैर्सिटी देखने को मिलती है? हमारा ये मानना होता है कि सर इट मे बी इन एरियाज ऑफ डेजर्ट एंड ड्रॉट अफेक्टेड रीजन, ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। क्या होता है, मेन फैक्ट की अगर बात करते हैं तो बताया जा रहा है कॉज मेनली ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस टू वाटर अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स अगर बात करते हैं, अलग अलग ग्रुप। हमारा ये मानना होता है कि नहीं सर, हम देखें डेजर्ट एरिया में देख लेते हैं, वहां पर सूखा पड़ जाने के कारण वहां पर वाटर स्कैर्सिटी देखने मिलती है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अपने वाटर रिसोर्स का, दैट्स व्हाई इसकी स्कैर्सिटी हमको देखने को मिलती है। और यही चीजें समस्या का एक कारण है, यही चीजें हैं कि हमारे पास वाटर की स्कैर्सिटी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। चलिए आगे भी बात करेंगे इस पर सर, और भी चीजें हैं। क्या है सर, फॉल के मार्क्स की अगर बात करते हैं, वाटर स्ट्रेस ऑकर व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज बिटवीन 1000 एंड 1600 क्यूबिक 1600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर अगर होता है तो बताया जा रहा है कि ये मतलब बोलो, ऐसा बोल सकते हैं कि एक पर्सन के लिए, पर पर्सन के लिए 1000 टू 1600 पर क्यूबिक मीटर की अगर बात करते हैं, बताया जा रहा है क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर अगर है वाटर, तो समझ जाइए वाटर के ऊपर प्रॉब्लम है, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास कमी है वाटर की। ठीक है, ये हमारा मानना है। ठीक है, ये मतलब ये डाटा बता रहा है कि इतना अगर होता है तो हमारे पास वाटर कमी देखने को मिलती है। देन क्या है, बात करेंगे आगे भी। अब अगला पॉइंट आता है वाटर स्कैर्सिटी का सेकंड फेज की अगर बात करते हैं तो क्या है बेटा, पहला एस्पेक्ट हमारे सामने देखने जो मिलता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखने मिलता है, फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, दो एस्पेक्ट में हम बात करते हैं। और एक एस्पेक्ट अपने सामने वो ये है कि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी कुछ प्रॉब्लम है ना। तो चलिए क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट है उस पर चर्चा करेंगे। सिटीज पॉपुलेशन, दूसरा डिमांड फॉर वाटर, साथ ही साथ फूड, मोर इरिगेशन की व्यवस्थाएं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वाटर रिसोर्स एंड फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, ये एक कारण हो जाता है। क्वांटिटेटिव अगर हम लेवल की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास ये सब समस्या देखने को मिलती है। क्या समस्या? पहली चीज, अधिक शहर बस रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है बेटा, डिमांड, भाई पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। फूड में इसका कंजप्शन अधिक है सर। इरिगेशन की व्यवस्थाओं के लिए भी अगर फूड की बात करते हैं तो इसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के लिए बेटा हमको पता है कि इरिगेशन व्यवस्था भी मुझे अच्छी चाहिए, है ना। क्लियर हो रहा है ना बच्चे? कहीं दिक्कत हो आप कमेंट पुट करिए, हम देखते हैं। ठीक है, मोर इरिगेशन की व्यवस्था चाहिए। और मोर इरिगेशन के साथ साथ अगर बात करते हैं, हमारे यहाँ एक चीज ये भी, वाटर लेवल हमारे यहाँ क्या गिरता जा रहा है, ये भी एक कारण माना जाता है। ठीक है, और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो हमारा है बेटा, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं वाटर रिसोर्स का, ये भी एक इस पे पहलू बनता है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे अगर हम बात करते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं सर, दूसरा क्या है, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं बेटा। हाउसिंग सोसाइटी की अगर बात करते हैं, हैविंग देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस, है ना। हाउसिंग फैसिलिटीज अगर बात करें, भैया आज हम आपके यहाँ आए हैं पानी लेने, हमको एक बाल्टी पानी ले लेने दीजिए आपके नल से, आप नहीं लेने देंगे, कल हम भैया समरसेबल लगवा देंगे। ठीक है, हम आपके यहाँ आपके बदौलत नहीं जी रहे, हमारे पास भैया नेचर ने हमको दिया है, हम चाहे जैसे इसका इस्तेमाल, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा ना करो, है ना। तो नेचर ने अगर दिया है तो उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, केवल हमारा कंजप्शन जितना है उसमें भी बचाकर, बहुत ओवर कंजप्शन नहीं करना है ना बेटा। हाँ, ये भी एक एस्पेक्ट है। दूसरा हम बात करते हैं इसमें, हैवी यूज ऑफ वाटर है। कैसे? पावर कंज्यूमर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए 22% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज पॉपुलेटेड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के द्वारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 22% इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसमें वाटर कंजप्शन बहुत अधिक है, ये भी एक कारण है सर। उसके अलावा सर जी अगर बात करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, क्वांटिटी इज सफिशिएंट बट एरिया स्टिल सफर फ्रॉम द वाटर स्कैर्सिटी, फिर भी क्यों सर? ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ द वाटर, पॉल्यूटेड ड्यू टू द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज, इन सब के कारण बेटा अगर बात करते हैं वाटर जो है पॉल्यूटेड हो रहे हैं, है ना। ये भी एक कारण बन रहा है सर। इससे हमारा लाइफ तो बड़ा गंदा हो जाएगा ना, हमारा लाइफ बड़ा गंदा हो रहा है इससे।
इसको भी तो हमको ध्यान में रखना होगा भाई, लाइफ सिक्योर होना चाहिए। अब भैया लाइफ तभी सिक्योर होगा जब हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल, जो वाटर है उसको फ्रेश तरीके से अगर हमको ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकेबल वाटर मिलेगा, देन हम लोग भी अच्छे रहेंगे, हजार्डस नहीं होगा हमारे लिए। चलिए हम आगे बात करेंगे सर। अब अगले पहलू की बात करते हैं सर जी, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। व्हाई वी नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। सर देखते हैं, सर देखिए, टू सेफगार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम पहला पॉइंट, health hazard, injure food security, degradation of the natural ecosystem, water scarcity will degrade natural resource and cause ecological crisis. That's why हमको बेटा कंजर्व करना बहुत जरूरी है सर। और क्या, अफेक्टिंग आवर लाइफ निगेटिव, भैया ये भी तो है, हमारे जीवन को भी बहुत प्रभावित करेगा और बैड तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसके लिए भी भैया हमको वाटर कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इसका मैनेजमेंट करना जरूरी। और क्या है सर, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की अगर बात करते हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारा पॉपुलेशन भैया देखिए, इसलिए इसको कंजर्व करना है, इसलिए इसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हमारे सामने ये दिख रहा है कि पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भाई उसको भी तो इसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत किसको नहीं है, वाटर की जरूरत है भैया, तो उसको कंजर्व करना जरूरी है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्यों भाई। हाँ चलिए, आज नाम नहीं लेंगे, ठीक है, किसी का नाम हम नहीं लेना है, केवल आज हम लोग पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और अभी जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, उस थंबनेल के अकॉर्डिंग तो अब अगला हमारा जो इसमें 20 MCQ का पहले से हमने थंबनेल बना रखा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम अगले क्लास में आपको इसका प्रैक्टिस कराएंगे, इस क्लास में आपको चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो बेटा सब थंब कर देंगे, ठीक है, थंब अपना भेज कर क्लियर कर दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एस्पेक्ट समझ में आया होगा बच्चा को, जिसको नहीं समझ आया फिर से इसको पॉज कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, बैक करके एक बार फिर से देख लेंगे, आपको मैं गारंटी लेता हूं क्लियर हो जाएगा चैप्टर पूरा। बहुत इजी चैप्टर है यार, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझो क्या है यार, बोर्ड का एग्जाम दोगे, क्यों नहीं आप लोग समझते हो, थोड़ा तो ध्यान दो। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलिए अगला सर, एमएमपी क्यों जरूरी है सर, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट एंड द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला एस्पेक्ट इसका देखेंगे सर जी, क्या है, हम वाटर को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे दिया गया भैया, हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। चलिए हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड अगर देखते हैं वाटर कंजर्वेशन का, पहला पॉइंट देखते हैं सर जी, हमारे पास कोई हिस्टोरिकल इवेंट है या हिस्टोरिकल कोई एविडेंस है जो कि जहां हमको ये दिखाया गया हो कि वाटर कंजर्वेशन जरूरी है, उसको भी जानना जरूरी है ना भाई। हाँ तो चलिए उसको देखते हैं, क्या है सर, दिया गया है क्या कि सर 1st सेंचुरी BC की अगर बात करते हैं, श्रृंगवेरपुरा की बात करते हैं, हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, चैनलिंग फ्लड वाटर फ्रॉम वाटर ऑफ द रिवर गंगा। अगर बात करते हैं 1st सेंचुरी की बात करते हैं, श्रृंगवेरपुर की बात करते हैं, यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लाया गया था, जो कि फ्लड वाटर को क्या करता था, रिवर गंगा से कंज्यूम किया जाता था। और दूसरी बात करते हैं सर जी, डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य साहब, है ना। और अगला पॉइंट, एविडेंसेस ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द कलिंग, उड़ीसा की बात करते हैं, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, और बेन्नूर की बात करते हैं कर्नाटका की, कोल्हापुर महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पर भी हमको देखने को मिला ये सारी चीजें। सर अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट, इन द 11th सेंचुरी की बात करते हैं, भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। ध्यान दीजिएगा, इस समय में सबसे बड़ा, अगर हम बात करते हैं इस समय सबसे बड़ा 11th सेंचुरी में लार्जेस्ट वन अगर कोई लेक बनाया गया था तो वो भोपाल में बनाया गया था, ये दिमाग में रखिएगा, आर्टिफिशियल लेक बनाया गया था। और अगला पॉइंट बात करते हैं 14th सेंचुरी की बात करते हैं, टैंक ऑफ द हौज खास की बात करते हैं, जो हमारे इल्तुतमिश साहब ने बनवाया था, दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द इल्तुतमिश फॉर द सप्लाइंग वाटर टू सिरी फोर्ट एरिया। सिरी फोर्ट जो एरिया था वहां पर भी वाटर का सप्लाई करने के लिए बेटा पहला बताया जा रहा है कि जो हौज खास एक टैंक बनवाया गया था वाटर सप्लाई के लिए, वो 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके अलावा भी हम बात करते हैं हौज खास, ये दिमाग में रखिएगा बेटा, ये हिस्टोरिकल इवेंट है एक, ठीक बेटा, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, अब भैया वो पहला पहलू था, ये दूसरे पहलू की बात कर लेते हैं बेटा, सेकेंड एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं,
फर्स्ट एस्पेक्ट हमने अभी बात कर लिया बेटा, अब सेकंड एस्पेक्ट की बात करते हैं बच्चे। मल्टी पर्पज रिवर प्रोजेक्ट की बात करते हैं और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं सर। पहला तुमने देख सर डैम क्या है सर? इट इज द बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और retards the flow of water, often creating a reservoir lake or the impoundment। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है बेटा? डैम क्या होता है भैया? फ्लोइंग वाटर को पहले रोकने का काम, एक बैरियर के रूप में या एक बाधा के रूप में हम देखते हैं, ऑब्स्टेकल के रूप में देखते हैं, जो क्या काम करता है कि पानी को कंज्यूम करने, सॉरी रिजर्व करने का काम करता है, जो कि हमारे नेक्स्ट इरिगेशन पर्पस के लिए या फिर और भी चीजों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। दैट्स व्हाई डैम को बिल्ड किया जाने लगा, है ना। इससे भी हम लोग वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं क्या है सर, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर लाइक ए टिम्बर डैम्स, बेस्ड ऑन द हाइट, स्मॉल स्केल, ऐसे अलग अलग प्रकार की चीजें आई। चलिए हम बात करते हैं व्हाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट। पहला हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए सर, व्हाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई? सर हम बात करेंगे शॉर्ट में एकदम बात करेंगे सर, ये क्या है? इसको साइड में हो जाओ भाई, तुम बीच में क्यों आ रहा है? बेस में ना बोल, ठीक है। चलिए, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंडेटरी है सर। पहला चीज है सर इरिगेशन फैसिलिटी को बिल्ड करने के लिए सर, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सर, तीसरा फ्लड कंट्रोल के लिए सर, रिक्रिएशन के लिए सर, इनलैंड नेविगेशन के लिए सर, फिश ब्रीडिंग के लिए सर, हमको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये दिमाग में हमारे चलना चाहिए, ठीक है। आगे भी बात करेंगे सर कुछ नए, ठीक है। अभी देखिए कमेंट, आज किसी के कमेंट बॉक्स में पढ़ा नहीं जाएगा, किसी देखिए जल्दी जल्दी, क्योंकि वन शॉट पूरा चैप्टर देना है तो थोड़ा सा हमको एफर्ट देना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाकर रुकना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एकदम मजेदार क्लास है, धुआंधार क्लास है और एकदम धुआं धुआं उड़ा दिया जाएगा, ठीक है, गर्दा मचा देंगे। हाँ चलिए सर, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये कौन बोला बेटा मालूम है? हमारे यहाँ जो डैम्स बनाए गए, आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपने थे, उन्होंने हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद बनाने का काम नहीं किया, उन्होंने क्या काम किया? हमारे यहाँ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे हमारा इरिगेशन व्यवस्था अच्छी की जा सके। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो ग्रेनरीज, ग्रेन को प्रोड्यूस करने की बात की जाती है, उसमें भी व्यवस्थाओं को थोड़ा डेवलप किया जाए, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आए, और जिसमें उन्होंने पहला टारगेट यही किया था, इरिगेशन फैसिलिटीज को टॉप बेस्ट करने का काम किया, और बहुत सारे डैम्स आप सुनते भी हो। तो चलिए इनकी बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी, इसलिए इसको ये बोलते थे कि टेम्पल है भारत का। अगर मॉडर्न इंडिया का अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो वो ये है कि हमारे यहाँ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाया जाए जिससे हमारी व्यवस्थाओं को डेवलप किया जाए, ठीक है। दूसरा सर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड यूज ऑफ द इंपाउंडेड वाटर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये देखिए इसमें से है एक पॉइंट। हाँ चलिए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, अरे ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। ऐसा से ले लीजिएगा भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, ठीक। अब देखिए अपोजिशंस ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये भी क्या था, कैसा प्रोस्पेक्ट था, इस पर बात करेंगे सर। अपोजिशन ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, फर्स्ट फेज इसका देखेंगे सर क्या है। जियोग्राफिकल रीजन है सर, रेगुलेशन और क्या है, डैमिंग रिवर्स अफेक्ट नेचुरल फ्लोस, excessive sedimentation of the at the bottom resulting the rockier stream beds or rockier stream beds, poorer habitat for the aquatic lives, submergence of the extincting vegetation and soils। देखिए सुनिए क्या है टॉपिक, क्या है सर? टॉपिक ये बताया जा रहा है सर कि हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का क्या बोल सकते हो, क्या अफेक्ट कर रहा है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें सर, तो पहली चीज जियोग्राफिकल, इसका रीजन ये है कि ये हमारे यहाँ सर जो नदियां हैं, है ना, उसके नेचुरल फ्लो को ये रोकेगा। जैसे समझो पानी यहाँ से बह रही है, ठीक है, ये वाटर फ्लो का एरिया है, अब अचानक से यहाँ डैम लगा दिया गया, ठीक है, वाटर फ्लो बहुत फास्ट है, देन क्या ये डैम इसको रोक पाएगा? ये अपना जो नेचुरल फ्लो है उसका रास्ता बदलेगा, क्योंकि इसके वजह से ये जो बैरियर लगा है, जो ऑब्स्टेकल लगा है, उसके वजह से वो अपना फ्लो नहीं रोकने वाला है। तो हाँ ठीक है, अगर प्रोजेक्ट आपका बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे से बिल्ड किया गया है, ठीक है, और कहीं से चैनल बनाया गया है जो वाटर को रोक करके फिर से डैम का क्रिएशन किया जाए, देन इट विल रन ओके। बट ध्यान दीजिएगा, इनका नेचुरल फ्लो इससे रुकता है और इससे नेचुरल हैबिटेट हमारे बहुत प्रभावित होते हैं और बहुत सारे वेजिटेशन इससे एक्सटिंक्ट हो गए, सॉइल थोड़ा सा
प्रभावित हुआ। और हम बात करते हैं रॉकियर लेयर, अगर रॉक्स के जो लेयर हैं वो बहुत ज्यादा बनने लगे और सेडिमेंटेशन प्रोसेस, थोड़ा सा बहुत सारी समस्याएं आई, ये आप समझ रहे होंगे। जो नहीं समझा कमेंट कर दीजिएगा, आपको अभी क्लियर आउट कर देते हैं, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा एक बार फिर से इसको देखेंगे, समझ में आएगा आपको। क्या है सर? रेगुलेशन ऑफ डोमाइनिंग, सॉरी ये वर्ड यार क्लियर, ठीक है। रेगुलेशन रिवर अफेक्ट द नेचुरल फ्लोस, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम रिजल्टिंग द रॉकियर स्ट्रीम बेड्स, ठीक है। अगर एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होगा बॉटम पे तो ध्यान दीजिएगा एक रॉकियर स्ट्रीम बेड बन जाएगा बेटा, ठीक है। आपको पता होगा सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो रॉक्स के छोटे छोटे सेडिमेंटेशन जो है फ्लो करते 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 ऐसा ना, अगर वो यहाँ पर ऑब्स्टेकल लगा दिए यहीं रुक जाएगा बेटे, रॉकियर लेयर बन जाएगा ना सॉइल लेयर, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। पूरर हैबिटेट फॉर द एक्वेटिक लाइफ, भैया एक्वेटिक लाइफ का जीवन थोड़ा सा दयनीय हो जाएगा, गंदा हो जाएगा सर। सबमर्जेंस ऑफ द एक्सटेंडिंग वेजिटेशन एंड सॉइल्स, ये भी भैया धीरे धीरे गैप, तो बहुत सारी चीजें। चलिए सर, इसके अलावा हम बात करते हैं डैम्स। इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, अनसक्सेसफुल इन द कंट्रोलिंग फ्लड एट द टाइम ऑफ द रेनफॉल। भैया जो डैम है, क्या रेनफॉलिंग जब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉलिंग हो, क्या उस समय फ्लड को रोक लेगा? नहीं पॉसिबल है ना। इससे एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और क्या है सर? रियल्स ऑफ द वाटर फ्रॉम द डैम्स, ठीक है, रिलीज होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय वाटर को रिलीज करना बहुत जरूरी है, और ऐसे डैम्स जो रिलीज ना करे, केवल एक लेवल बना देते हैं, ठीक है, यहाँ से वो क्रॉस करके ही जाएगा, तो ऐसा थोड़ा सा समस्या आ सकता है। उसके अलावा सर डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन कॉज वाटर बॉर्न डिजीज एंड पेस्ट। ध्यान दीजिएगा क्या है इसका मतलब, मैं समझाता हूँ। अगर बेटा ऐसा कुछ होता है और जो एक्सेसिव रेनफॉलिंग के टाइम में जो फ्लड आएगा, उस टाइम पर इसको मतलब वाटर फ्लो को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और उससे हमारे यहाँ सॉइल इरोजन होना, लैंड डिग्रेडेशन होना सर, और नेचुरल हैबिटेट इससे प्रभावित होना, ये हमारे यहाँ समस्या देखने को मिल सकती है, प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है ना। चलिए इसके आगे बात करेंगे। एक बार फिर से अगर दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट करिए, हम देखते हैं, है ना। और हम आगे बात करेंगे सर अपोजिशन ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, सेकंड फेज की हम बात कर लेते हैं सर। क्या है सर सोशल इंपैक्ट, इसका क्या पड़ेगा सर? लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, अनफेयर शेयर ऑफ द सैक्रिफाइस। ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे हम बात करते हैं ट्राइबल्स पीपल की बात करते हैं, जहां वो लोग अगर मान लो नदी के किनारे बसे हुए हैं और आप वहां पर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो बेटा, तो हमको वहां से माइग्रेट करना पड़ेगा। अगर हमारा वहां का हैबिटेट है और आप वहां पर अपना एक प्रोजेक्ट ला करके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए बड़ा डैम बनाने लगे, ये सब करने लगे, तो हमको वहां से माइग्रेट करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, है ना। ये समस्या देखने मिलती है सर। क्या है? अनफेयर शेयर ऑफ द सैक्रिफाइस, ठीक है। हाँ सही, ये भी सही है कि हमको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है उस कंडीशन में। हमारा बोल सकते हो मातृभूमि जिसे बोलते हो, जन्मभूमि जो होता है, हमें उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट, हाँ आप जो है होल कंट्री के लिए सोच रहे हैं, इंडिविजुअली हम सोच रहे थे और आप होल कंट्री के लिए सोच रहे हो, तो आपके लिए अकॉर्डिंग वो भी सही है, मेरे अकॉर्डिंग भी वो तो सही है, तो हमको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हाँ तो वो चीजें सर। इरिगेशन चेंजेस क्रॉपिंग पैटर्न, हमारे यहाँ इरिगेशन की व्यवस्था अगर बेहतर हो गई तो क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज होगा, है ना। उसके अलावा सर सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, सर ट्रांसफॉर्म्ड सोशल लैंडस्केप, गैप एमंग द रिच एंड पुअर, ये भी बढ़ जाएगा बेटा। अगर अमीर और गरीब की बात करते हैं, अमीर और गरीब के गैप की बात करते हैं बेटा, ये भी बढ़ जाएगा, है ना। ये भी देखने मिलेगा भैया, सारे पैटर्न बदल जाए, इरिगेशन व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, इरिगेशन बहुत अच्छा हो गया, तो भैया देखिए जिसके पास जमीन है, जैसे मान लीजिए जो जमींदार है, या फिर बोल सकते हैं जिनके पास बहुत अधिक लैंड सरफेस एरिया है बेटा, वो इरिगेशन की फैसिलिटी पाते ही वो अपने आप को और बिल्डअप करेंगे, और जो बेचारे गरीब हैं वो गरीब के गरीब रह जाएंगे। ये भी समस्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो देखिए भाई, कहीं कहीं मेरिट है तो कहीं कहीं डिमेरिट आपको देखने को मिलेगा, है ना। सारी चीजें हम सब कुछ वाह वाह थोड़ी होता है, सब बल्ले बल्ले नहीं होते ना। चलिए उसके अलावा सर सोशल मूवमेंट अगेंस्ट एमएमपी, चलिए इसके लिए हम बात करते हैं थोड़ा इधर। सेम वाटर रिसोर्स डिफरेंट यूज, भैया अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग यूजेस हैं इसके। क्या क्या है सर? एजिटेशन बाय द फार्मर्स इन द गुजरात साबरमती बेसिन ओवर वाटर सप्लाई प्रायोरिटी गिवन टू द अर्बन एरियाज। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं गुजरात के फार्मर्स की बात करते हैं, साबरमती बेसिन में रहने वाले लोग, वाटर सप्लाई जो है प्रायोरिटी किसको? अर्बन एरिया दिया जाने लगा, ना कि इनको। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी इससे होगा,
है ना। मान लीजिए अभी उत्तराखंड से, उत्तरांचल से वाटर सप्लाई रोक दिया जाए, हमारे उत्तर प्रदेश वाले प्रभावित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाए, बिहार वाले प्रभावित हो जाएंगे, है ना। तो ये भी डिस्प्यूट है कि हमको देखने को मिल सकता है, ये भी एक डिमेरिट है। चलिए सर, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का कुछ सोशल मूवमेंट इसके लिए लाया गया। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टेहरी डैम आंदोलन आपको देखने को सुनने को मिला होगा बेटा, है ना। इनके प्रोजेक्ट का बोल सकते हो सामाजिक विरोध किया गया। और उसके अलावा सर क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है सर, ये भी जानेंगे सर, ये भी बहुत जरूरी है सर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली वायबल अल्टरनेटिव इन द पीरियड ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एमएमपी। देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है उसके अगेंस्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेहतर उपाय खोजा गया। वो क्या था बेटा, देखेंगे। ये इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली दोनों ही यूजेबल है और वायबल है, और इससे कोई डिमेरिट हमको देखने नहीं मिल सकता है सर। वेरिएशन इन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कीपिंग द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स इन द माइंड। ध्यान दीजिएगा, जिसकी जितनी जरूरत होगी उतना वो पाएगा। और ये होता है ना कि हम जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भैया उतना वाटर अवेलेबल करा देगा कि अगर हमारी जरूरतें हैं। तो यहाँ पर रिच और पुअर के बीच में जो गैप है बेटा, वो एक इक्वलिटी देखा जा सकता है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में भी देखा जाए तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बेहतर प्रोसेस है। अच्छा, इससे इंडिविजुअली जो है वाटर को कंजर्व करना और साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इंडिविजुअली हर एक का प्रयास जब होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम ही कहे कि नहीं हम सारी व्यवस्था कर दे रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए, हम करेंगे, तो ऐसा लगेगा ना, अगले को लगेगा कि काहे करना चाहता है। हाँ, दिक्कत आती है भैया। इसलिए इंडिविजुअली अगर हर एक व्यक्ति प्रयास करता है तो बहुत बेहतर होगा, यह चीज बताया जा रहा है। चलिए इसके अलावा सर इसमें है क्या सर, अगर हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था में, तो इसमें कुछ अच्छे एस्पेक्ट हमको देखने मिलते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से। सर क्या है सर, देखेंगे। पहला, गुल्स एंड कुल्स बनाया गया इन माउंटेनियस रीजन में। आप वेस्टर्न हिमालय की बात करते हैं, इंपाउंडमेंट ऑन टॉप हिल्स। दूसरा सर, खॉर्डिन्स एंड जोहर्स बनाए गए सर जैसलमेर एंड राजस्थान में। इन एरिड एरिया एग्रीकल्चरल फील्ड वर कन्वर्टेड इनटू द रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। और दूसरा सर, बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये क्या था सर, मेघालय की बात करते हैं, 200 साल पुरानी व्यवस्था को यूज किया गया बंबू पाइप में और ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर को। ठीक है, 18 से 20 लीटर पानी जो है बेटा इंटर करता है इसमें बंबू पाइप में। एंड 20 to 80 ड्रॉप रीचेस एट द साइट ऑफ द प्लांट। जहां पर आप चाहोगे, जैसे एग्जैक्टली प्लांट को जितनी नीड है उतने ड्रॉप उसको मिल जाएंगे बेटा। उसी अकॉर्डिंग उसको सेटअप किया जाता है, जिससे कि जितना आपको जरूरत हो उतना ही कंज्यूम करो। ओवर इरिगेशन सर जी, पानी का दुरुपयोग नहीं होने पाता है। तो ये बंबू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। ठीक है, ये मेघालय में यूज किया जाता है। ठीक है, ये 200 साल पुरानी व्यवस्था भी मानी जाती है। अगर पूछा गया क्वेश्चन 200 साल पुरानी इरिगेशन व्यवस्था में आप कौन सा वो करोगे, तो आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हो, है ना। बेहतर व्यवस्था है। चलिए सर, उसके अलावा सर, इनोवेशन चैनल्स इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल। सर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है सर। चलिए, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है सर, इसके लिए भी हम बात करते हैं सर। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इसके लिए हम बात करते हैं सर। क्या है सर, चलिए सर, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर बात करते हैं तो भैया एक टंका सिस्टम आप जानते हो, ये ऐसा है ना, पानी बरसने के बाद ये पाइप के माध्यम से गया है ड्रॉप बाई ड्रॉप, ये सब देखो, है ना। यहाँ पर हम बनवाए हैं ना, यहाँ सब व्यवस्था पूरा। ठीक है, क्या है सर, इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया राजस्थान बीकानेर की बात करते हैं या पबधी की बात करते हैं, इन जगहों पर हाई टंकास अंडरग्राउंड वाटर टैंक बात करेंगे सर, कनेक्टेड विद द रूफ टॉप रेन वाटर। ये देखिए, यहां से सर जी ये रेन वाटर को कलेक्ट करके नीचे जा रहा है सर। उसके थ्रू पाइप्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू टैंक्स, रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बीट द समर हीट। ध्यान दीजिए, ये क्या क्या इससे हमको बेहतर व्यवस्था इससे क्या क्या मिलती है सर। पहली चीज तो हम अपने जैसे गर्मियों के समय में, और राजस्थान डेजर्ट एरिया है सर जी, वहां पर अपने आप को अगर सुरक्षित रखना है तो हमको क्या चाहिए, इस व्यवस्था को बहुत जरूरी है, जिससे हमारा रूम एकदम टेम्परेचर एकदम लेवल में हो। इसके लिए छत पर से भैया व्यवस्था आया, पानी नीचे गया, पूरा अंडरग्राउंड वाटर हो गया सर जी। अब हमारा रूम ठंडा भी, ऊपर से कितनी भी गर्मी, ठीक है हमारा रूम ठंडा तो है ना, टेम्परेचर मेंटेन है, पहली चीज। दूसरी चीज सर क्या है,
इसको रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी हमको मिल जाता है। ठीक बेटा, और आगे बात करते हैं दूसरा सर, जंदेथार मॉडल क्या है सर, इसके लिए बात करते हैं। इन मैसूर कर्नाटक की बात करते हैं। 200 हाउसहोल्ड्स हैव इंस्टॉल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सर जी इसमें क्या है, 1000 mm एनुअल प्रेसिपिटेशन विद द 80% ऑफ कलेक्शन इफिशिएंसी, 50,000 लीटर ऑफ द वाटर इज कलेक्टेड बाय द एवरी हाउसहोल्ड एनुअली। ध्यान दीजिएगा क्या बताया जा रहा है, 1000 mm एनुअल पूरे साल भर का 1000 mm जो रेनफॉल हो रहा है बेटा, प्रेसिपिटेशन जो हो रहा है, उस वाटर को बेटा लगभग 80% कलेक्शन ये लोग कर लेते हैं, और 80% कलेक्शन में 50,000 लीटर पर पर्सन पर एनम अपनी फैमिली के इंडिविजुअली यूज के लिए इस वाटर को कलेक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और यहाँ पर नोट करने लायक है, उसको दिमाग में रखिएगा आप सभी लोग। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट हैविंग कंपल्सरी लीगल प्रोविजन फॉर द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु एक पहला राज्य है जो कि हर एक व्यक्ति के लिए कंपल्सरी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का व्यवस्था लागू कर दिया है। ऐसा प्रावधान ला दिया, ऐसा नियम ला दिया जो हर एक व्यक्ति को करना होगा, हर एक इंडिविजुअल को करना होगा, जिससे कि वहां के वाटर सप्लाई व्यवस्था को, अगर हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन व्यवस्था को, मैनेजमेंट व्यवस्था को बहुत ही बेहतर तरीके से किया जा सके। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट दैट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर जी, आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, लगभग आपको चैप्टर इंड के कगार पे भी है। सर अब हम बात करेंगे आगे की, तो आगे सर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन है सर, व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी, कॉज ऑफ इट, स्पेसिफिक कॉजेस दीजिएगा, नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्सेस। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके माइंड में सर जी वाटर स्कैर्सिटी क्या है, इसके कारण क्या है, और क्या सर, सर स्पेसिफिक कारण क्या है, इसका क्या एग्जैक्ट रीजन आप दे सकते हो सर। उसके अलावा सर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए वाटर रिसोर्स क्यों जरूरी है, इसका नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसको भी जानना जरूरी है सर। एंशिएंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या था सर, इसके बारे में बताइएगा। अभी मैंने सेकंड पेज पे आपको यही बताया सर। व्हाट इज डैम बताना है सर। व्हाई इट इज नॉन एमएमपी, इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों जाना जाता है सर, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा ना सर। रीजन फॉर अपोजिशन ऑफ एमएमपीज, प्रॉब्लम्स अराइजेस ड्यू टू द एमपीज, स्पेसिफिक रीजन इसका दीजिएगा। वेरियस मेथड ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बताइएगा, अलग अलग तरीका, जैसा कि अभी हम चर्चा किए पिछले लास्ट सेकंड पेज या थर्ड पेज में। सर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है सर जी, और जंदाथूर मॉडल क्या है सर जी, इसको बताएंगे सर, जो अभी हमने आपको बताया सर। और आगे डिफाइन डैम, गुल्स, कुल्स, खादिंस, जोहस, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को बताइए। ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, 7 क्वेश्चंस आर देयर, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप इससे जरूर करिए। और आप एक बार पहले लेक्चर को लीजिएगा, लेक्चर लेने के बाद अपनी थिंकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग सर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग राइट डाउन करेंगे। और जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों से ये आंसर मुझे चाहिए इन रिटन फॉर्म। आई विल सी टुमारो। ओके, तो तब तक के लिए बहुत अच्छा लगा, और आप लोग जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, और काफी लोगों तक पहुंचाइए। आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो मेरा थोड़ा सा हौसला बना रहता है बेटा, और अच्छा लगता है। कल आप लोग काफी मेहनत के साथ जुड़े थे, आज भी सब लोग मेहनत के साथ जुड़िए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपका अब अगला चैप्टर होगा, लेकिन इसके पहले हम आपको 20 MCQ इस पर लेकर आते हैं कल, और कल इस पर स्कोर कार्ड आपका फिर से हम देखेंगे और जानेंगे आप कितना तैयार हैं, है ना। ये भी बहुत जरूरी है भाई, क्यों। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहिए। और क्या, वीडियो को शेयर करो यार, ठीक है, मजा तो आया होगा। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।